भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक काल पढ़ा रहा हूँ। ऋग्वैदिक समाज हो चुका है, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था हो चुकी है, ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन आज आप पढ़ने जा रहे हैं। व्यस्तता के चलते इतिहास के वीडियो बहुत कम अपलोड हुए अब तक। प्रयास रहेगा आगे से कि डेली इतिहास के भी, भूगोल के साथ साथ इतिहास के भी एक वीडियो निरंतर रूप से मैं अपलोड करता रहूं, क्योंकि इसमें मुझे भी मजा आएगा। बहुत दिनों का अंतराल आ जाता है तो मुझे भी पढ़ाने में उतना मजा नहीं आता है, मैं सच बता रहा हूँ। लगातार चलता रहेगा तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं इसके लिए समय निकालूंगा। इतिहास की किताबों में तथ्यों की इतनी ज़्यादा भरमार है कि मैं सलाह दूंगा कि इतिहास के लिए आप किताब न पढ़िए। सामान्य अध्ययन के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। सामान्य अध्ययन के लिए इतिहास की किताब, अगर ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप प्रश्न हल करने हैं जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, उसके लिए इतिहास की किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ मेरी क्लास फॉलो करिए। 10 में से 8 सवाल हल होंगे कम से कम, क्योंकि मुझे लंबा अनुभव रहा है कि किस प्रकृति के प्रश्न सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं। तो आंख बंद करके जो पढ़ा रहा हूँ उसे फॉलो करिए। व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिखा रहता हूँ वो एक संकेत होता है, लेकिन आप नोट्स बनाएंगे उसकी जो मेरे मुंह से निकलता है, जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रयास यही है कि इतिहास जो भारी भरकम है वो आपके लिए थोड़ा सा हल्का हो जाए, है ना। ऋग्वैदिक आर्य अस्थिर थे। उनका जो राजनीतिक जीवन था, उनका सामाजिक जीवन कबीलाई था। अस्थिर थे, राजनीतिक जीवन कबीलाई था, कृषि का विकास नहीं हुआ था, पशुचारण पर निर्भर थे। इसके चलते जमीन विशेष से उनका जुड़ाव नहीं हो पाया था। ऐसा समाज जो खेती ही न करता, उसका जमीन से क्या जुड़ाव रहेगा, है ना। तो ऐसे में जो ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन था वो भी कबीलाई आदर्शों पर आधारित था। ठीक है, कबीलाई आदर्शों पर आधारित था। ऋग्वेद में कबीलों को जन कहा गया है। ऋग्वैदिक कबीलों को ऋग्वेद में जन कहा गया है, और ऋग्वैदिक आर्य अलग अलग कई जनों में विभक्त थे, अर्थात कई कबीलों में विभक्त थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य चूंकि युद्धरत थे, आपस में जो कबीले थे उनकी आपस में पटती नहीं थी, तो युद्धरत थे। इसके चलते उन्होंने निश्चित रूप से अपना एक नेता चुना होगा, युद्ध की आवश्यकता के चलते। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में राज्य और राजा की संकल्पना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में राज्य और राजा की संकल्पना नहीं थी। ये अलग बात है कि युद्ध की आवश्यकता के चलते उन्होंने एक राजा चुन लिया। ऋग्वेद में राजा को राजन कहा गया है। क्या कहा गया है? राजन। उसे जनस्य गोपा भी कहा गया है। जनस्य गोपा अर्थात कबीले का रक्षक। ठीक है, लेकिन राजन किसी निश्चित भूभाग पर शासन करने वाला राजा नहीं था। वो किसी निश्चित भूभाग पर शासन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जमीन विशेष से आर्यों का जुड़ाव ही नहीं था। राज्य और राजा की जो संकल्पना है, राज्य और राजा की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में उभरी। राज्य, राजा और निश्चित भूभाग पर शासन करने वाले राजा की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में उभरी। जब कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ, उसके चलते कृषि का विकास हुआ और जमीन विशेष से आर्यों का जुड़ाव हुआ और जमीन का महत्व बढ़ा, तब जाके राज्य और राजा की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में उभरी थी। नेक्स्ट, लेकिन जो ऋग्वैदिक राजन था वो असीमित अधिकारों वाला राजा नहीं था। राजा तो था, नेता था, युद्ध होते थे तो उनका नेता भी था, उसे राजन कहा गया है ऋग्वेद में, उसे जनस्य गोपा भी कहा गया है। लेकिन ऋग्वैदिक जो राजन था वो असीमित अधिकारों वाला राजा नहीं था। ऋग्वैदिक राजा पर 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं का नियंत्रण हुआ करता था। ये दोनों संस्थाएं थे सभा और समिति। सभा और समिति, ये दोनों संस्थाएं कबीले के लोगों द्वारा ही मिलकर बनती थीं। हमने कहा ना, राजनीतिक जीवन कबीलाई आदर्शों पर आधारित था। कबीलाई आदर्श क्या होते हैं? उसमें कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता है। ठीक है, गणतांत्रिक होता है, लोकतांत्रिक होता है। जो भी होगा सबकी राय से होगा, मिलजुल कर होगा। उसमें कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता है। किसी एक के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत नहीं आ सकती कबीलाई समाज में, है ना।
तो राजन पर दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का नियंत्रण होता था, सभा और समिति, और ये दोनों संस्थाएं कबीले के लोगों द्वारा ही मिलकर बनती थी और यही दोनों संस्थाएं राजन पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है। राजन के चुनाव से लेकर उसके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर समिति का नियंत्रण हुआ करता था। आइए समिति के बारे में जानते हैं। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। समिति शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। यह सभा से भी अधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। ठीक है। कबीले के सभी वयस्क लोगों द्वारा मिलकर बनती थी। समिति में कबीले के सभी वयस्क लोग 18 साल जो भी उसमें वयस्क होने की परिभाषा रही हो, तो उसमें कबीले के सभी वयस्क लोग भाग लेते थे जब उसकी बैठक होती थी समिति की। ठीक है। एक तरह से समिति को जनसाधारण की आवाज को अभिव्यक्त करने वाली संस्था माना गया है। ठीक है। जनसाधारण की आवाज को अभिव्यक्त करती थी किसके सामने? राजा के सामने। नेक्स्ट, इसलिए समिति की तुलना आधुनिक लोकसभा से की जा सकती है। पूछा जा सकता है प्रश्न में कि ऋग्वैदिक कालीन किस संस्था की तुलना आधुनिक लोकसभा से की जा सकती है। 3-4 संस्थाएं दे देंगी, सभा, समिति, गण, विदथ, उसमें आप समिति को चुनेंगे। नेक्स्ट, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार आया है। ठीक है। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार आया है, लेकिन यह सभी वयस्क लोगों से मिलकर नहीं बनती थी। सभा केवल कबीले के वयोवृद्ध लोगों और कुलीन लोगों जिनके पास संपत्ति थी, केवल वयोवृद्ध लोगों और कुलीन लोगों से मिलकर बनती थी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक भी होता था। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है। वास्तव में यह प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया गया उपहार होता था। स्वेच्छा से दिया गया उपहार क्यों? क्योंकि अस्थिर और कबलाई समाज में जहां राज्य और राजा की संकल्पना ही पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई है, वहां पर करारोपण प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती। यही कारण है कि ऋग्वेद में करारोपण प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उसकी जगह पर बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया गया उपहार था कि ये उपहार लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। नेक्स्ट, आज जैसे प्रशासनिक इकाइयां हैं, राज्य किसमें बटे हैं? मंडल में। मंडल किसमें बटे हैं? जिले में। जिले बटे हैं तहसील में, है ना। प्रशासनिक इकाइयां हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। उसी तरह से उस काल में भी प्रशासनिक इकाइयां थी, माना गया है। ऋग्वेद में अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक जो जन थे अर्थात कबीले विष में बटे हुए थे, विष ग्राम में बटे हुए थे और ग्राम कुल में बटे हुए थे। ऋग्वैदिक जन विष में बटे हुए थे और विष ग्राम में बटे हुए थे, ग्राम कुल में बटे हुए थे। जन का प्रमुख जनसेगोपा कहलाता था अर्थात राजन, राजा था ये। विष का प्रमुख विषपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी, कुल का प्रमुख कुलप। ठीक है। कुल को हम गृह भी कहते हैं। कुल अर्थात गृह, गृह का प्रमुख गृहपति। कुल या गृह एक ही था। जब कुल बोलते हैं तो प्रमुख कुलप हो गया और गृह है तो उसका प्रमुख कुलपति अर्थात परिवार का मुखिया। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार आया है, समिति का उल्लेख 9 बार आया है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सबसे पुरानी संस्था और सबसे महत्वपूर्ण संस्था सभा समिति नहीं थी। सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण संस्था विदथ थी। विदथ, ये अलग बात है कि ऋग्वैदिक काल के बाद के चरणों में विदथ का महत्व उतना नहीं रह गया था। बाद के काल में सभा और समिति ही महत्वपूर्ण हो गई थी, लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण संस्था सभा विदथ थी। ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख 122 बार हुआ है। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन संस्थाओं में सबसे ज्यादा उल्लेख ऋग्वेद में विदथ का हुआ है, 122 बार। नेक्स्ट, 10 राग युद्ध का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 10 राग युद्ध। ऋग्वैदिक जन अर्थात ऋग्वैदिक कबीले आपस में संघर्षरत थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष का नाम 10 राग युद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष के रूप में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध पौरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था अर्थात रावी नदी के किनारे। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। सब कुछ लिख लीजिएगा इसी प्रकार, याद कर लीजिएगा क्रम से। आगे तो 10 राग युद्ध में एक तरफ भरत वंश था, दूसरी तरफ 10 अन्य कबीले थे। भरत वंश के राजा सुदास थे
10 अन्य कबीलों में थे पुरु, ये कबीले हैं 10, पुरु, अनु लिखा हुआ है, पुरु, अनु, यदु, द्रुह्य, तुर्वस। अब इनको जानना क्यों जरूरी है? प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। उदाहरण के लिए प्रश्न बन गया, ऋग्वेद में उल्लिखित अनिल पक्त भलानस क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित अनिल पक्त भलानस क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक कबीले, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक सैनिक टुकड़ियां, सैन्य इकाइयां, ऑप्शन सी राजा के पुरोहित थे, ऑप्शन डी राजा के अधिकारी थे। तो आप गच्चा खा जाएंगे अगर इनका नाम नहीं जानेंगे। इसलिए इन 10 कबीर हम जो भी व्हाइट बोर्ड पे लिखाते हैं वो जरूरी है, करते जाइए। तो एक तरफ भरतवंश था, दूसरी तरफ 10 अन्य कबीले थे। इनका नाम है पुरु, अनु, यदु, द्रुह्य, तुर्वस, अनिल, पक्त, भलानस, शिबी, विशारिन। ठीक है। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण यह था कि भरतवंश के राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया और उनकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। विश्वामित्र क्रोधित हुए और उन्होंने राजा सुदास के खिलाफ 10 राजाओं को इकट्ठा किया और 10 राजाओं को मिलाकर सुदास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये अलग बात है कि युद्ध में विजय 10 राजाओं की नहीं बल्कि राजा सुदास की हुई थी। भरतवंश जीत गया। ये सब ऋग्वेद कोई इतिहास वाला ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। उसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुतियां हैं, पूजा पाठ है, मंत्र पढ़े गए हैं। ठीक है, देवताओं तक संदेश पहुंचाने के लिए। ऋग्वैदिक समाज पूरी तरह से धार्मिक समाज था, इतिहास नहीं लिखते थे। लेकिन एक धार्मिक कथा भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द जगह जगह आते हैं जिससे पता चलता है हमें उनके समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, है ना, धर्म के बारे में तो पता चलेगा ही क्योंकि धार्मिक ग्रंथ है। तो जो भी पता चला है उसी के आधार पर हमारा भारतीय इतिहास लिखा गया है। हमारा भारतीय इतिहास कोई प्रत्यक्ष नहीं लिखा गया है। हड़प्पा काल की जानकारी खुदाई से प्राप्त होती है। आर्य समाज की जानकारी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से प्राप्त होती है ना। बाद के काल में अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की जानकारी मिलती है ना। कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिल जाती है। हालांकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इतिहास का किताब नहीं है। वो जैसे यूरोपीय देशों में क्या हुआ करता था, पाश्चात्य देशों में इतिहास उनके दरबारी बैठकर लिखते थे अपने साम्राज्य का इतिहास बाकायदे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए हमारा जो इतिहास है उस जब हम निर्माण करते हैं तो बहुत ही टूटे टूटे बिखरे रूप में मिलता है। ऐसा कुछ इतिहास नहीं मिलता है कि हाँ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। काल क्रम स्पष्ट नहीं हो पाता है, बिखरे रूप में ही ऐसे ही पढ़ना पड़ता है। इसीलिए यहीं से सवाल आते हैं। समझ गए आप? ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, तो युद्ध का कारण विश्वामित्र को निकाला जाना, उनकी जगह पुरोहित के रूप में वशिष्ठ को बनाया जाना। विश्वामित्र ने नाराज होकर 10 राजाओं को अपनी तरफ मिलाया, सुदास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन विजय राजा सुदास की हुई। नेक्स्ट, राजा के कुछ पदाधिकारी हुआ करते थे। बहुत से पदाधिकारी हैं। अब इससे सेनापति तो नाम ही से जाहिर है कि सेनापति है तो सेनापति रहेगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं। हमने वहां यहाँ वो नाम लिखे हैं जिन्हें याद कर लेना चाहिए। तो राजा के कुछ पदाधिकारी थे, जैसे पुरोहित, सूत, कर्मरा, पुरप, स्पर्श। ये 5 पदाधिकारियों का मैंने यहाँ उल्लेख किया है। और भी 2 पदाधिकारी थे, लेकिन नाम से वो आसान है इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। राजा के पदाधिकारियों में 5 ही प्रमुख थे। इनमें से पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, पुरोहित राजा का मित्र था, शिक्षक था, पथ प्रदर्शक था और दार्शनिक था। यानी राजा पर पुरोहित का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। पुरोहित राजा के साथ युद्ध के मैदान में भी जाता था सलाह देने के लिए। इसके बाद सूत जो पदाधिकारी था, सूत रथ हाँकने वाला था। कर्मरा धातुकर्मी था। पुरप दुर्ग का रक्षक था। पूर्व मतलब नगर या किला होता है, तो पुरप दुर्ग रक्षक था। स्पर्श अर्थात गुप्तचर था। स्पर्श मतलब गुप्तचर था। क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऋग्वैदिक काल में स्पर्श क्या था? तो आप वो ऑप्शन चुनेंगे जिसमें लिखा रहेगा राजा का एक पदाधिकारी जो कि गुप्तचर था, है ना। या फिर अगर हो सकता है केवल ऑप्शन गुप्तचर ही रहे तो आप गुप्तचर पे टिक मारेंगे। सवाल पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में युद्ध तो होते थे, जन आपस में संघर्षरत थे, कबीले तो युद्ध होते थे, लेकिन राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी।
भ्रमणशील समाज था, स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन युद्ध के समय कबीले के लोगों को मिलाकर छोटी छोटी सैनिक टोलियां बनाई जाती थी, छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां तैयार कर ली जाती थी। कब? जब युद्ध की घोषणा हो जाती थी कि हाँ युद्ध करना ही है, तो अस्थायी सैनिक टोलियां बना ली जाती थी कबीले के लोगों द्वारा मिलाकर। उनको ऋग्वेद में सर्ध, व्रात और गण कहा गया है। ऋग्वेद में अस्थायी सैनिक टोलियों को क्या कहा गया है? सर्ध, व्रात और गण। क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित सर्ध, व्रात और गण क्या है? आप ऑप्शन चुनेंगे। अस्थायी सैनिक टुकड़ियां। ऋग्वेद में कानून व्यवस्था का भी जिक्र मिलता है थोड़ा बहुत, है ना। जो उनके मंत्र हैं, मंत्र पढ़े गए हैं, उसमें कानून व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। पता चलता है कि अपराध करने वालों को ऋग्वेद में जीवग्रीव कहा गया है। जीवग्रीव अपराध करते थे, अर्थात ये अपराधी थे। और अपराधियों को पकड़ने वालों को ऋग्वेद में उग्र कहा गया है। उग्र कौन थे? पुलिस। ये हो गया ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन। इसी के साथ ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन समाप्त। इसके बाद आप ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन पढ़ लेंगे। उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे। उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करने से पहले हम वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक साहित्य से अधिक सवाल आते हैं, तो राजनीतिक जीवन के बाद धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन के बाद आप पूरा वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक, है ना। चारों वेदों के ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथ, इतना साहित्य हम पढ़ लेंगे। बड़ा ही दिलचस्प है वो। उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करेंगे। हम इसको इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब प्राचीन इतिहास से जो सवाल आते हैं वो मुख्य रूप से वैदिक काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। वैदिक काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है प्राचीन इतिहास का। इसे आराम से पढ़िए। और हाँ, अब इतिहास के वीडियोस लगभग डेली बेसिस पे आएंगे भूगोल के साथ। तो अब तक अगर कॉपी नहीं भी बनाई है तो बना लीजिए। बहुत ही आसान हो जाएगा इतिहास, किताबों की तुलना में तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलते रहिए। अपने कमेंट्स जब मैं पढ़ाता हूँ उस पर भी दिया करिए, है ना। मुझे पढ़कर ये पता चलता है कि मेरी दिशा क्या होगी, मुझे किस तरफ जाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, उससे काफ़ी कुछ मुझे पता चल जाता है। ओके, नमस्कार।